हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 2। और जैसे कि हम लोगों ने कल के वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके यहाँ पे फॉलो करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं डेली का डेली। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे खबरी पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चंस नंबर 9 से। हमने 8 तक सवाल कंप्लीट किया था पार्ट 1 में। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 9 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जापान, नेपाल, चीन, भारत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा नेपाल। ठीक है, और ये जो सवाल है इंडियन नेवी एमआर के एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा गया था, तो जितने भी रिपीटेड सवाल है यानी कि प्रीवियस सवाल है उसको भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस सवाल से 3 से 4 अंक आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और इसे पहले XV के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात आता है नेपाल। ठीक है, नेपाल करेक्ट आंसर हुआ आपका। तो नेपाल की जो राज्य भाषा है नेपाली है। ठीक है, राजधानी की बात की जाए काठमांडू, जो कि सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, देखिए राज्य भाषा नेपाली है, राजधानी की बात की जाए नेपाल की तो काठमांडू है, जो कि सबसे बड़ा नगर भी है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है। और राष्ट्रपति की बात की जाए विद्या देवी भंडारी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इंडियन नेवी एमआर SSR की ऐसा कोई प्रिपरेशन करवा रहा है तो आप मुझसे बताइएगा। ठीक है, देखिए मैं सोचता हूँ कि कुछ आपका मतलब आपको अच्छा से अच्छा आपको मतलब स्टडी मटेरियल दिया जाए, ताकि आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिएगा, अगर नहीं लगता है तो आप एक डिसलाइक करके वहीं पे छोड़ दीजिएगा, आप इतना कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो देखिए ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री बोर्ड। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आयन मंडल, समतल मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा ओजोन मंडल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। यहाँ पे ओजोन मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल के परत है। ठीक है, जिसमें ओजोन गैस की अपेक्षाकृत अधिक होती है और इसे अवधि के संकेत में प्रदर्शित करते रहा है। परत सूर्य के ऊंचे आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से लेकर 99% मात्रा अवशेषित कर लेती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट है, आप सभी जानते हैं कि जिस वायुमंडल में हम जीते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, उसमें 78.8% क्या है मात्रा जो नाइट्रोजन का है, 20.95% ऑक्सीजन की मात्रा है। आर्गन की बात की जाए 0.93% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, वो थोड़ी मात्रा में वाष्प होती है। तो ये चीज़ भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 चीज़ मतलब हर बार आता है, एक नाइट्रोजन वाला आता है और एक ये ऑक्सीजन वाला आता है। ठीक है, ये 2 सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो देख लीजिएगा, खुद से पॉइंट बना लीजिएगा, आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से प्रवर्तित होती है? जो भी कैंडिडेट होंगे इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक क्वेश्चन में लगभग 2 मिनट लग जाते हैं अभी बिना इंग्लिश के। अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख के भी समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समतल मंडल, ये सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से प्रवर्तित होती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि आयन मंडल से। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऐसे सवाल तो
मतलब एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज जी मार्कोनी ने की थी, ठीक है, क्लियर हो गया। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? जी मार्कोनी ने की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज 1890 में किया गया था। जब वो 16 साल के थे उम्र में, तब उन्होंने काम करना शुरू किया था। अब देखिए आप आराम से समझ लीजिए, आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की? जी मार्कोनी ने की थी। दीर्घ तरंगों की खोज कब की गई थी? तो 1890 में, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए जी मार्कोनी जी जो थे, उन्होंने 16 साल की उम्र में ही उन्होंने काम को शुरू कर दिया था, ठीक है। और इनका जन्म 25 अप्रैल 1874 एंड और जुलाई में इनका 20 जुलाई 1937 को मृत्यु हो गया था। तो दोनों पॉइंट रखिएगा याद। तो इनका जन्म जो हुआ था 25 अप्रैल 1874 को, और 20 जुलाई 1937 को इनका मृत्यु हो गया था। चलिए अगला पॉइंट है 12 में, विषुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विषुवियस ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, कीनिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि इटली हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक माउंट विषुवियस ज्वालामुखी विषुवियस नेशनल पार्क में स्थित है। अब देखिए ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, ज्वालामुखियों में से एक माउंट विषुवियस ज्वालामुखी विषुवियस नेशनल पार्क में स्थित है। देखिए एक पार्क है विषुवियस नेशनल पार्क में जो कि स्थित है, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट में बात करते हैं। इस ज्वालामुखी का गुस्सा अंतिम बार यानी कि जो बिगड़ा था 1944 में फूटा था। जब वहाँ पे ज्वालामुखी जो फूटा था तो 1944 में पहली बार, ठीक है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अब हम बात करते हैं इटली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। तो इटली का बात आ रहा है यहाँ पे। तो इटली से थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इटली की राजधानी रोम है, और वहाँ की राजभाषाएं जो है इतालवी है, ठीक है, इतालवी है, और मुद्रा यूरो है, ठीक है। इतना तो याद होगा, इटली की राजधानी रोम और वहाँ की राज्य भाषाएं जो है इतालवी है और मुद्रा जो है यूरो है, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला है, ठीक है, मैट्रेला। और प्रधानमंत्री आपके सामने ग्यूसेप कोंटे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे 30 नंबर सवाल। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए ऐसे सवाल एग्जाम्स में आते रहते हैं। 4%, 6%, 9%, 50%। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 9%, ठीक है। ऑप्शन सी टिक कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए यहाँ पे, आराम से पढ़िएगा और आराम से एकदम समझना आपको। तिब्बती पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। पहला चीज़ देखिए, पठार से जितने भी रिलेटेड सवाल हैं आपको देखना होगा सबसे पहले तो, क्योंकि पठार मतलब बहुत है और उनके बारे में आपको जानना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए तिब्बती पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। जो उत्तर में, देखिए जो उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रृंखला। अब आ जाएगा कि उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो कुनलुन है, ठीक है, जो इस पठार के और तारिम द्रोणी के बीच है, ठीक है, तारिम द्रोणी के बीच है। अगला पॉइंट है पूर्व और दक्षिण। पूर्व में खुले पठार की बजाय जंगलों की ढकी घाटियां हैं, जहां से एशिया की बहुत सी नदियां शुरू होती है। ये भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, जैसे साल्वेन नदी, मिकांग नदी और यांगत्सिकियांग और कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आ सकता है कोलंबिया का पठार कहाँ पे स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए ऐसे सवाल एग्जाम्स में जरूर आएंगे। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की।
भूमध्य रेखा पृथ्वी के सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट है सवाल 15। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 30%, 65%, 88%, 97%। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 97% हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए इसका कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने खोज रहा था यार, बहुत परेशान से नहीं निकला। और देखिए आपको मैंने सारा चीज़ बताया, वायुमंडल से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ऊपर बता दिए कि वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन, कितना परसेंट ऑक्सीजन, आर्गन रहता है, आपको सब मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे और ऐसा कुछ मतलब वर्ड नहीं दिख रहा है जिसका एक्सप्लेनेशन निकाला जाए। पृथ्वी से क्या निकाला जाए? पृथ्वी तो उतना गहरा भी पढ़ना कोई अच्छा बात नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा डी 97%। अगला सवाल है 16 में, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन और नियॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि आर्गन है, जिसका जो मात्रा है 0.93% है। आपको मैंने बता दिया था अभी जस्ट। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है, बता दिया था, क्लियर है। और एक्सप्लेनेशन की बात की जाए यहाँ पे, आर्गन एक रासायनिक तत्व है, ये एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, आ सकता है कि आर्गन गैस, आर्गन एक कौन सा तत्व है? तो ये एक रासायनिक तत्व है, यह एक निष्क्रिय गैस भी है। ठीक है, यह अगली सर्वाधिक मात्रा की गैस कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 23 गुना अधिक है। यह पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा में मौजूद निष्क्रिय गैस भी है। अब आ जाएगा पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा में मौजूद गैस कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आर्गन, और ये एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं नीचे। और अगली सबसे ज़्यादा मात्रा की निष्क्रिय गैस नियॉन से 400 गुना अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। रासायनिक चिन्ह बात की जाए AR हो जाएगा आपका, किसका? आर्गन का। रासायनिक चिन्ह AR, आर्गन हो जाएगा। बात की जाए परमाणु संख्या की तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 में, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की जो प्रकार होती है, गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि अंडाकार होती है। ठीक है, याद रखिएगा, चक्रवात की आकृति में इनमें से किस प्रकार की आकृति होती है? तो वो होती है अंडाकार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं निकला, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही था, और कल जो जिसका जो एक्सप्लेनेशन निकलेगा उसको ही करवाया जाएगा। और मान लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन निकलेगा तो त्रिभुज के बारे में, अंडाकार, उतना गहराई से कोई जानने का आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब देखिए 3 चीज़ जानना चाहिए, क्यों, कैसे, कब, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों, कैसे, कब जान लिया आपने, बहुत ज़्यादा अच्छा सा पढ़ लिया। अगर उसका मान लीजिए क्यों पढ़ लिया, क्यों, कैसे, कब, तीनों के बारे में पढ़ लिया, अब क्यों के बारे में सर्च करेंगे तो उसका भी कुछ निकलेगा। अब मान लीजिए हम बोले कि चीन के मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जी का पूरा डिटेल्स निकालेंगे तो उनसे भी डिटेल्स निकलेगा। अब मान लीजिए कि उनके माता से डिटेल्स निकालेंगे तो डिटेल्स रुकेगा नहीं, समुद्र है, निकालते रह जाइएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो बस उतना ही पढ़ना है जितना काम है। ठीक है, और सभी लोग जाइए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। पता नहीं आप लोग फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते, मुझे तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए फॉलो कीजिए। और खबरी में फॉलो मुझे कर लीजिएगा प्लीज़, सपोर्ट फास्ट जाइए जल्दी से कीजिए। और कुछ तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और बुक खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में बुक है, आप जाके वहाँ से एक मिनी बुक ले सकते हैं, जो कि उसी टाइम PDF डाउनलोड हो जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।